नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। देखो, आज का जो वीडियो रहने वाला है आपको सामने दिख रहा है कि राज्य जिला स्तरीय सम्मान वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का मैं कंप्लीट मॉडल पेपर लाया हूं और वो भी सभी आंसर साथ में फुल सॉल्यूशन के साथ में है। तो इसके लिए आपको एक टारगेट मैं पहले से दे देता हूँ कि भैया ये जो वीडियो है वायरल के रूप में होना चाहिए। यदि इस प्रकार से करते हो, लाइक इस पर कम से कम हो तो 100 प्लस तो लाइक हो ही, ठीक है ना। वैसे तो ज़्यादा आया करते थे, परंतु अब आपको इतना ही टारगेट दे रहा हूँ। यदि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो आपके इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान सभी के लिए वीडियो तैयार होकर आएगा। वीडियो बनाने के लिए देखो, ये मॉडल पेपर बनाने के लिए खूब टाइम लगता है, टाइप करना पड़ता है, क्वेश्चन खोजने पड़ते हैं, उत्तर लिखने पड़ते हैं। तो इतना सारा आप समझते होंगे, टाइम तो लग जाता है और आपका काम है इसको शेयर करना। पहला देखो, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से दीजिए। यहाँ पर आपके सामने विकल्प दिए गए हैं, उत्तर में साथ में लेके आया हूँ आपके, क्योंकि ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम है अपना, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और शेयर करना आपका काम रहेगा। तो राजस्थान में क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो आपके सामने देखो, यहाँ उत्तर तो इसमें तो दिख रहा है, फिर भी बर्टन, मैकमोसन, ईडन और शवर्स। मैं इन सभी के बारे में यदि बताना चाहूँ तो इसमें यह होगा, देखो बर्टन, बर्टन आपका उत्तर है, वो राइट है। यहाँ पर उत्तर क्या है आपका? बर्टन है। मैकमोसन, ईडन और शावर्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये जो मैकमोसन है ये जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। कहाँ का था? जोधपुर का था। ईडन जो है, ईडन जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। और ये जो शावर्स है, ये शावर्स आपके कहाँ का था? उदयपुर का, ठीक है। ये पॉलिटिकल एजेंट आपको याद भी रखने हैं और साथ में इसमें जो राइट आंसर रहेगा, मतलब जिस प्रकार के आपका यहाँ दिया हुआ है उसी प्रकार से आपको एग्जाम के अंदर करना भी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? विजय सिंह जो पथिक है उनका मूल नाम क्या था? यहाँ उत्तर दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको कैसे समझाने के लिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने के लिए मैं लेके आया हूँ। विजयराज, भौम सिंह, भूप सिंह और तरुण सिंह। तो इसमें जो राइट आंसर है देखो, यह है आपका भूप सिंह है, ठीक है। भूप सिंह, यार इनका ऐसा आ सकता है, विजय सिंह पथिक है किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? वैसे तो ये राजस्थान के अंदर 2-3 किसान आंदोलन के अंदर भाग लिया था, फिर भी आपका जो ये मुख्य आंदोलन होगा ये बिजोलिया किसान आंदोलन होगा। तो ये जो मैंने पहले जो आपके ऑब्जेक्टिव लिए है ना, ऑब्जेक्टिव आपके हमारा राजस्थान है ना, कला संस्कृति राजस्थान वाले, उनमें से लिया है। भीलवाला कालीबाई का संबंध किस जिले से है? कालीबाई है, इनका संबंध किस जिले से है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और टोंक। इसमें जो राइट आंसर आपको दिख रहा है वो रहेगा आपके उदयपुर। ये जो कालीबाई है, कालीबाई कहाँ की थी? उदयपुर के, तो रास्तापाल की थी। और रास्तापाल वाली घटना आपको सभी को पता होना चाहिए। और इनके भाई जो सेंगा भाई है ना, इनको इन्होंने बचाने के लिए है जान गंवा दी थी। अगला जो क्वेश्चन है कि क्रांति के समय जयपुर के शासक कौन थे? क्रांति में किसकी बात कर रहा हूँ? 1857 की क्रांति की बात कर रहा हूँ। उस समय जयपुर के शासक कौन थे? राम सिंह प्रथम, राम सिंह सेकंड, तखत सिंह और जसवंत सिंह। देखो, इसमें मैं सारे को यदि राम नाम बताऊं तो राम सिंह जो प्रथम है, तो राम सिंह प्रथम तो आपके बूंदी वाले हैं, ठीक है। राम सिंह सेकंड दो है, कोटा के भी थे और जयपुर के भी थे, ठीक है। तख्त सिंह है, ये आपके जोधपुर के थे और जसवंत सिंह है आपके भरतपुर के थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये खाली जगह ये लो, इसमें आप उत्तर दे दो तो फिर
ठीक है, ये आपके लिए पढ़िए। खाली जगह संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, क्या आप कमेंट करो साथ में, अभी कर दो कमेंट। देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर लो, मैं आपके लिए मॉडल पेपर है वो लेके आता रहूँगा। और इस वीडियो को लाइक करना तो आपका धर्म होना चाहिए भैया, क्योंकि मेहनत करके मैं मेरे सीखने के लिए नहीं, बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर मॉडल पेपर 8वीं के लाए, हमारे लाए नहीं है, तो ये आपके लिए लेके आ गया था। 8वीं का एक डाला था, फिर आपका ऐसा आ गया। इस वीडियो को शेयर करना भी आपका काम रहेगा, इतना बार बार कह रहा हूँ, मेहनत ज़्यादा लगी इसलिए। ठीक है, तो संविधान सभा के स्थायी और अस्थायी दोनों की बात करूँ। अपनी जो संविधान सभा है इनके पहले तो आपके अस्थायी पूछा जाए, है ना, आपकी राजनीति बुक है उनमें से लिया गया है। अस्थायी पूछे तब तो आ जाएगा आपके सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और स्थायी की बात करें तब आपके यहाँ आपके क्या आ जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। हमारे राजस्थान राज्य से लोकसभा के सदस्य हैं, मतलब कितने सदस्य हैं ना, यहाँ पर आपको संख्या की बात की जा रही है। तो संख्या में आपको दे दूं 10 है, 200 है या 25 है, तो इनमें से एक आपको देना है। तो इसमें राइट आंसर क्या रह जाएगा, 25 लोकसभा के सदस्य हैं। भारत के राज्य में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक निर्धनता है, मतलब गरीबी सर्वाधिक किस राज्य में है, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके बिहार में। ठीक है, बिहार राज्य में सर्वाधिक निर्धनता है। अब इसका आंसर आप कमेंट करके देना बेटा, क्योंकि भारत में कुल राज्य कितने हैं ये तो आपको कम से कम पता ही होना चाहिए, और फिर है आपको पता ये हो कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो ये देखो ज्योग्राफी का पहला पार्ट है ना, वो पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था भारत में कुल राज्य कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, ये आपको बताना है। अब एक प्रश्न नंबर 3 है कि किस वर्ष भारत में साक्षरता दर सर्वाधिक रही थी। तो भारत में साक्षरता दर है सर्वाधिक किस वर्ष रही। तो आज दिन तक की यदि जनगणना की बात करें, मैं साथ में आंसर उत्तर और भी देते जाऊँ। तो जनगणना अपनी शुरू होती है 1872 को, विधिवत होती है 1881 को, और वर्तमान में है 2011 की जनगणना। ठीक है, 21 को होनी थी, इसको जो लॉकडाउन था, कोरोना था, इसलिए नहीं हो पाई। तो भारत में अब तक की साक्षरता दर है वो 2011 की साक्षरता दर है वो सर्वाधिक रही है। वर्ष 2011 में भारत की साक्षरता दर है 74% रही है। कितने परसेंट रही है, 74%। ये भूगोल का क्वेश्चन है। बाबर क्या है, बाबर क्या होता है ये आपको बताना। तो देखो नदियों पर्वतों से, नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है, इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। अब मैं सीधे शब्दों में ये बता रहा हूँ। यहाँ भाबर क्या है, जैसे यहाँ से ये पर्वत है, ठीक है, पर्वतों से क्या है, ये नदी नीचे निकल रही है। ठीक है, ये नदी निकल रही है। अब नदी जब निकलती है ना, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर बड़े बड़े कंकड़ जमा करती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है, 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। ये मोरपंख और भाबर है। उसके बाद में यहाँ खादर आ जाता है, और उसके बाद में बंगर आता है। ठीक है, तो यहाँ भाबर प्रदेश है वो कौन सा है, तलाई वाला प्रदेश है, यहाँ पर है वो भाबर प्रदेश होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है ना, तो अरब सागर के अंदर यदि द्वीपीय समूह की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि भारत के पश्चिम की तरफ है कौन सा है, लक्षद्वीप है, और मैंने पाठ पढ़ाया तभी बताया। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है अंडमान और निकोबार है, और दक्षिणी द्वीपीय पड़ोसी देश हैं वो कौन से है, श्रीलंका और मालदीव है।
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर क्यों माना जाता है? भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार लगभग 30 डिग्री है। देखो, पूर्व से पश्चिम का विस्तार है कितना है? 30 डिग्री है। और इसके कारण भारत के गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, इधर है वो गुजरात है, वो ढंग से मैंने कंप्लीट आपको समझाया था। और इधर है वो कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है। ये स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर आ जाता है। इसे दूर करने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, देखो याम्योत्तर क्यों माना जाता है? तो ये मानक समय रेखा है, जगह जगह समय का जो अंतर है उसको दूर करने के लिए किया। हाँ, निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई से रोबेस्पियर का क्या मतलब है? तो निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई से रोबेस्पियर का मतलब उन घरेलू और बाहरी दुश्मनों का विनाश करना था जिन्हें वे गणतंत्र का दुश्मन मानता था, जैसे कुलीन, पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य और उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी के सदस्य। तो मैंने आपको कंप्लीट है जो इतिहास पढ़ाई है, तो इतिहास के अंदर ये रोबेस्पियर के बारे में कंप्लीट बताया था। किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं? अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो अर्थव्यवस्था के लिए नदियों का महत्व किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए निम्न रूप से महत्वपूर्ण है। कौन कौन से है, इस प्रकार से आप बिंदु बनाकर लिख सकते हैं। नदियों में हमें पानी के लिए, घरेलू कार्यों के लिए तथा सिंचाई के लिए जल मिलता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में नदियों द्वारा सिंचाई का बहुत महत्व है। नदियाँ गाद और तल बहाकर लाती हैं, जो बाढ़ के मैदानों को उपजाऊ बनाते हुए देश को उपजाऊ भूमि प्रदान करती है। नदियाँ अपशिष्ट को गला देती है अथवा बहाकर ले जाती है। नदियों के साथ साथ औद्योगिक विकास होता है, क्योंकि अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं को जल की आवश्यकता होती है, जैसे शीतलक और जल विद्युत उत्पादन में। नदियाँ परिवहन के साधन और अंतर्देशीय जलमार्ग उपलब्ध करवाती है। नदियों के पास तटीय नगरों के साथ मनोरंजन, पर्यटन, प्रोत्साहन और मत्स्य व्यवसाय भी विकसित किए जाते हैं। तो ये है नदियों का महत्व। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित पर टिप्पणी करनी है। मध्य जो बात है ना, मध्य हिमालय, इस पर टिप्पणी करनी, मतलब मध्य हिमालय के बारे में आपको लिखना है। मध्य हिमालय के बारे में क्या लिखोगे? इसे हिमालय या निम्न हिमालय के, हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय सर्वोच्च असम है। सर्वाधिक किस में है विस्तार है? तो असम राज्य में है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में है और औसत चौड़ाई की बात करें तो 50 किलोमीटर है। किसकी? मध्य हिमालय की बात कर रहे हैं। मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी, मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? तो पीर पंजाल है। सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है धौलाधर और महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। धौलाधर और महाभारत श्रृंखला है हिमालय के किस भाग की है? तो मध्य हिमालय की है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी और हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। धर्मशाला, डलहौजी, शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग आदि पर्वतीय जो नगर है वो इसके निचले भागों में स्थित है और इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। सभी तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, इसलिए आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो दिखा रहा हूँ। उत्तर है साथ में पढ़े हैं। उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हुए हैं। किसकी बनानी है? जनवादी अधिकार, मतलब नागरिक अधिकार है ना, उनकी सूची बनानी है। तो अधिकार अपने को कितने हैं संविधान में, कितने दे रखे हैं? 6 अधिकार दे रखे हैं और 6 जो अधिकार है उनको लिखना है बस। और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से हुआ है। देखो, फ्रांसीसी क्रांति अपने भली भांति पढ़ी है। फ्रांसीसी क्रांति जनवादी अधिकारों की जनक थी। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सभी मूल अधिकारों की उत्पत्ति का स्रोत फ्रांसीसी क्रांति। भारत में हमारे संविधान ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सभी नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदान किए थे। देखो, मूल संविधान में 7 थे, परंतु अब कितने हैं? 6 हैं।
समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन 11 है कि निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए। उल्लक ड्यूमा 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार, उदारवादी और स्टालिन का सामूहिक कार्यक्रम। तो इनके बारे में आपको लिखना है। तो ये सारा है, आपको दिया हुआ पड़ा है, आप आराम से देखकर लिख सकते हैं। फिर है वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी। देखो ये अपना मॉडल पेपर है, कंप्लीट होता है। ये मॉडल पेपर आपको लगा कैसा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। मॉडल पेपर मैं वही बनाता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है, इसलिए टाइम तो लगेगा ही। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मॉडल पेपर आपको लगा कैसे। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए लिंक है टेलीग्राम का है, देखो व्हाट्सएप का नहीं है। व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया था मैंने, थोड़े लड़के जुड़े थे और फिर निकल गए, मतलब नहीं। और यदि चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। सभी का नाम देखो, ऐप टेलीग्राम में आपके लिए अलग बनाया है ना, स्कूल बॉयज नाम से, स्कूल शायद बॉयज नाम से ही बनाया है। तो उसके अंदर आप टेलीग्राम में आपके लिए है। वैसे अपना ऐप और सारा है, तो ऐप पे तो मैं अभी काम नहीं कर रहा हूँ, परंतु आपके वार्षिक एग्जाम आएगा तब तक कंप्लीट वीडियो उस पर डालेंगे। फ्री रहेगा सारा कुछ, टेंशन लो ही मत, ठीक है। आप मुझे जानते तो वही, और बस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, बस इतना कहता हूँ आपको। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।